से आगे हम चलते हैं, मोहम्मद गोरी से आगे जानते हैं कि किस तरह इतिहास ने करवट लिया, समझते हैं। तो आपने देखा था कि मोहम्मद गोरी जो है उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, पहला वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था। फिर पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के चलाए थे, पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के चले थे। उत्तर भारत में एकता या अक्ता प्रणाली भी शुरू हो गया था मोहम्मद गोरी के साथ ही। उत्तर भारत में एकता और अक्ता प्रणाली, उसे एकता प्रणाली पूरी तरह से इल्तुतमिश लाया, लेकिन उत्तर भारत में बात हो रहा है। एकता और अक्ता प्रणाली मोहम्मद गोरी के समय में। अब मोहम्मद गोरी के 4 मेन गुलाम थे, मेन स्ट्रीम के गुलाम जो थे मोहम्मद गोरी के, वो 4 गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको पता है कि लाहौर और दिल्ली में शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र दे दिया गया, हालांकि ये लाहौर में ही अपना ज़िंदगी काट दिया। एक दूसरा का नाम था यल्तोज। यल्तोज ने गजनी को संभाला, वही गजनी जो अफगानिस्तान में है, तो गजनी को यल्तोज ने संभाला। फिर कुबाचा जो है वो कच्छ व सिंध संभाला। कच्छ व सिंध कौन संभाला? कुबाचा। और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार संभाला। बिहार और बंगाल को बख्तियार खिलजी, कुबाचा कच्छ व सिंध को यल्तोज गजनी को, और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली का शासन किया। अब हम जानते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1200 से 1204 ईस्वी बंगाल और बिहार पर इसने अटैक किया। और जिस समय बंगाल पे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था वहाँ का शासक? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वहाँ का शासक कौन था? तो जिस समय अटैक किया वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन वहाँ का शासक। फिर देखिए नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने क्या किया? जला दिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने तहस नहस कर दिया। लखनऊती को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? लखनऊती को। बंगाल की राजधानी बना दिया लखनऊती को। और गलती असम के महाराज पे हमला कर दिया, इसकी गलती थी कि असम के महाराज पे हमला कर दिया। अब कुछ विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, जैसे कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान रूप से पाकिस्तान में पड़ता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। 700 बीसी से 800 बीसी के बीच कौटिल्य, पाणिनि और प्रसेनजीत जैसे राजाओं का यहाँ, प्रसेनजीत तो राजा थे, लेकिन कौटिल्य और पाणिनि जो है महान विद्वान थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप जानते हैं। तो इन सब का संबंध रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय से। आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ग्रांड ट्रंक रोड जो है, ठीक है, तक्षशिला विद्यालय तक कनेक्ट था। और 1980 में यूनेस्को जो है विश्व विरासत सूची में इसको डाल दिया था। फिर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। वर्तमान में बिहार के राजगीर में पड़ता है। भारत का प्राचीनतम है। और कुमार गुप्त बनाए थे, गुप्त वंश के जो थे कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था और 413 AD में बनवाया था। और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं, मतलब बौद्ध धर्म का जो 2 शाखा है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान, ठीक है। तो महायान शाखा का इसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। पाल शासक धर्मपाल बनवाया था। पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 ईस्वी में बनवाया था। और बख्तियार खिलजी द्वारा इसको भी जला दिया गया था लगभग 1193 AD में। फिर हम बात करते हैं चौथे विश्वविद्यालय बल्लभी का, जो सौराष्ट्र गुजरात में है। प्रशासनिक शिक्षा केंद्र था ये। चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ पढ़ने आया था। और बौद्ध शिक्षा केंद्र इस विश्वविद्यालय का, बौद्ध शिक्षा केंद्र से 4 विश्वविद्यालय में समझा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला वर्तमान बिहार के भागलपुर में बनाया था पाल शासक धर्मपाल। नालंदा आपने देखा बिहार में, राजगीर में, वर्तमान भारत का प्राचीनतम कुमार गुप्त वंश का शासक। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान याद रखने का है। वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, काफ़ी VVI है। कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजीत का संबंध इस विश्वविद्यालय से रहा है। आइए हम शुरू करते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कलर जो है ज़्यादा डीप कलर हो गया है, थोड़ा सा उसको हम चेंज करते हैं। आते हैं थोड़ा सा लो लाइट कलर में। देखिए दिल्ली सल्तनत में हम आ गए। दिल्ली सल्तनत में देखिए जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत मतलब इसमें कई वंश हैं, एक गुलाम ही नहीं है, कई वंश हैं। तो ये सल्तनत है, 5 वंशों का सल्तनत है। कितने वंशों का? 5 वंशों का ये सल्तनत। इसमें गुलाम वंश है जिसको मामलुक वंश, इलबड़ी तुर्क भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था 1206 से 1290। फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320, यानी केवल 30 साल, ठीक है, सबसे कम समय। इसका जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, सबसे कम 30 साल केवल। देखिए तुगलक वंश
1320 से 1414 सबसे लंबा समय। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है तुगलक वंश का, सबसे लंबा समय देखिए 1320 से 1414। उसके बाद है सैयद वंश 1414 से 1451, ख्रिज खां। और उसके बाद है लोदी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोदी। अब बारी बारी से इनको पढ़ने का काम करेंगे। अब देखिए गुलाम वंश जो है इसको गुलाम वंश कहा जाता है, मामलुक वंश कहा जाता है, इलबरी तुर्क वंश कहा जाता है। 1206 से 1290। क्यों इतना इसको नाम दिया गया आइए जानते हैं। देखिए पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है, तो कुतुबी वंश था ये, कुतुबी वंश, कुतुबी डायनेस्टी का स्थापना किया, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो कुतुबी वंश। फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसने इलबरी वंश, शमसी इलबरी वंश, शमसी इलबरी वंश का कौन किया, शमसी इलबरी वंश का किया कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर जो है हम बात करते हैं बलबन, बलबन ने बलबनी वंश का स्थापना किया। तो यहाँ देख लिए गुलाम, मामलुक और इलबरी का मतलब कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी इलबरी वंश, इल्तुतमिश, बलबन, बलबन, बलबनी वंश। अब हम जानते हैं पूरे इसके इकाई के बारे में। तो देखिए कुतुबुद्दीन प्रमुख शासक का बात करते हैं गुलाम वंश का, तो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था, गुलाम वो दामाद भी था, क्योंकि आपको पता है कुछ समय गुलाम बड़े विद्वान होते तो उनको दामाद बना लिया जाता था। तो गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और किसका गुलाम है, मोहम्मद गोरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक हुआ। दूसरा देखिए आराम शाह जो कि अयोग्य शासक था, उसको हटा दिया गया, फिर बना इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद और लास्ट में कैमूर्स। इतना सारा 11 शासक नहीं पढ़ना है अपने लोग को, अपने लोग को पढ़ना है कौन कौन पढ़ना है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। आपको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपको पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में, आपको पढ़ना है बलबन के बारे में, आपको पढ़ना है बलबन के बारे में, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में आपको पढ़ना है, बलबन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सब के बारे में हम 4-5 शासक के बारे में सब बातें जानेंगे। आइए जानते हैं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए तो भारत में तुर्की राज्य का फाउंडर, तुर्की राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक फाउंडर ऑफ तुर्किश स्टेट इन इंडिया कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक नामक तुर्क जाति था ये, गौरी का सिपल सलाहकार था, कमांडर व गुलाम था ये, ठीक है। 24 जून 1206 को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। 24 जून 1206 को इसने राज्याभिषेक करवाया, राजधानी लाहौर बनाया, और ये दिल्ली नहीं गया, न दिल्ली गया, न कभी सुल्तान का उपाधि धारण किया, ठीक है। सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया, न कभी दिल्ली गया, अपने नाम से खुतबा भी नहीं पढ़वाया, मलिक या सिपल सलाहकार की उपाधि से ही अपना जीवन ये काट लिया। लेकिन बाद में जब 1208 में, ये अपने मरने से कुछ दिन पहले 1208 में, ठीक है, इसने क्या किया, गौरी, मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद जब मरने से कुछ दिन पहले मोहम्मद गौरी के भतीजा गयासुद्दीन महमूद से इसने क्या किया, दास्ता का मुक्ति प्रमाण पत्र ले लिया। लेकिन लेने के बाद भी अपने आप को कभी ये सुल्तान घोषित नहीं किया, मलिक या सिपल सलाहकार की उपाधि, फिर से ध्यान दीजिए, खुतबा नहीं पढ़वाया, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, राज्याभिषेक करवाया लाहौर में, यहीं पे रह गया, ठीक है। अब इसकी समस्याएं क्या थी, इसकी समस्याएं थी यल्तौज, कुबाचा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं कर पा रहा था क्योंकि ढेर सारी समस्याएं इसको आ रही थी, और एक तरफ से यल्तौज और कुबाचा का चैलेंज था जो इसको बार बार परेशान करता था। इसने कौन कौन सी उपाधियाँ ली थी, कुरान खां का उपाधि लिया था। कुरान खां इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने, पता है आपको, पूरा का पूरा कुरान इसको याद था, पूरा कलमा कुरान इसको याद था, इसलिए अपने कुरान खां का उपाधि लिया था। लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करता था। हातिम ताई, मिनहास उस सिराज ने इसको हातिम ताई का उपाधि दिया है। मृत्यु हो गई थी 1210 में लाहौर चौगान में पोलो खेलते हुए, और हसन निजामी ने ताजुल मासीर में इसका चर्चा किया है। हसन निजामी ताजुल मासीर में इस घटना का चर्चा करता है। भारत में इस्लामी वास्तुकला में भारत में गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण कला का इसके समय में शुरुआत हुआ। भारत में गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण कला का इसके समय में शुरुआत हुआ। गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण कला का रोम का बैजेंतिया साम्राज्य से वो अरब में आया, अरब से भारत में आया। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग, देखिए अब ये देखिए, ये जो है इन लोगों का देन है। ये जो बनाया गया, देखिए ऐसे करके आप देखते होंगे गुंबद बनता होगा मस्जिद के ऊपर, तो ये इनका देन है। फिर इस तरह का ये स्ट्रक्चर इन्हीं का देन है, तो ये इनका देन है। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक का प्रतीक, मानव व पशु कली का प्रयोग अब नहीं होता, मानव व पशु आकृति का प्रयोग अब नहीं होता था, अब प्रयोग होने लगा कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग। इसके समय के आने से भारत में गुंबद निर्माण और
मेहराब निर्माण कला की शुरुआत हुई। सबको ध्यान से देखेंगे आप। इसने क्या क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, भारत की प्रथम मस्जिद है, भारत की फर्स्ट मस्जिद, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। किसको? जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर को तोड़ करके इसको बनाया गया था, भारत की प्रथम मस्जिद, इसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। फिर हम बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बौद्ध मठ के अवशेष पे बनाया गया था। अब विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली नाटक जो है अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए बौद्ध मठ के अवशेषों पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाने का काम किया। और देखते हैं इसने क्या किया। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला। कुतुब मीनार जो है उससे 3 राजाओं की चर्चा होती है, 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो नाम देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसने कुतुब मीनार बनवाने का काम किया। लेकिन क्या हुआ कि ये आधा निर्माण किया और मर गया, आधा निर्माण किया और ये मर गया। ठीक है, उसके बाद इसको जो है बनवाने का काम इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करा दिया। कौन कंप्लीट करा दिया? इल्तुतमिश। उसके बाद 1369 में इस पर बिजली गिर गया और फिरोज शाह तुगलक जो है उसको कंप्लीट करवाया और 5वां मंजिल भी बनवा दिया और अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश। तो क्या आपने कहा कि पहला मंजिल कौन बनाया? तो कहिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 मंजिल और 3 मंजिल इसके ऊपर कौन बनवा दिया? तो बनवा दिया इल्तुतमिश। और ये चौथा मंजिल, पहला ये बनवाया, 3 वो बनाया, 4 मंजिल हो गया। चौथा मंजिल जब बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गया तो इसको कंप्लीट करवा के अब 5वां बनवाने का काम कौन किए? फिरोज शाह तुगलक। 3 राजाओं का नाम इससे जुड़ा हुआ है। खासियत जानते हैं। लाल तथा पीले बलुआ पत्थर का संगमरमर का प्रयोग हुआ इसमें। 1993 में यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया है। कुतुब मीनार दिल्ली को लाल कोट के अवशेष पर निर्मित है। 1505 में भूकंप के कारण नुकसान हुआ। सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार भी करवाया इसका। सिकंदर लोदी भी इससे जुड़ा है, जीर्णोद्धार करवाया। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार करवाया। वह कपोला जोड़ा जिसे स्मिथ फॉलो कहते हैं। रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार 1803 में करवाया। कपोला जोड़ा जिसे स्मिथ फॉली कहते हैं। ये पूरा जानकारी आपके सामने। अब हम जानते हैं उसके सेकंड शासक आराम शाह तो जानते हैं, 8 महीना आराम किया, 1211 में बैठा, 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, और आराम शाह 8 महीना आराम किया, उसको मार दिया गया। और अब जो शासक बनता है महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, इसको रियल में गुलाम वंश का फाउंडर कहते हैं, क्योंकि ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गोरी का गुलाम था। इसलिए इसको जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये गुलामों का गुलाम है और ऐबक का दामाद भी है। इलबरी तुर्क व बदायूं का गवर्नर था। ये इलबरी तुर्क था, पहले बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर है, रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत। तो क्या आपने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में रह गया था, दिल्ली गया ही नहीं था। 1229 में इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान का उपाधि प्राप्त किया। ऐसा करने वाला पहला शासक हो गया, क्योंकि उसने देखा था मलिक सिपला सलाहकार की उपाधि से काम चला लिया था, वो नहीं लिया था सुल्तान का उपाधि। तो इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुलाम वंश का बना। मृत्यु हो गई 1236 में। हम जानते हैं प्रमुख कार्य व युद्ध जो किए गए इल्तुतमिश के द्वारा। तराइन का तीसरा युद्ध, आप पढ़े 2 युद्ध 1191 में, एक युद्ध 1192 में। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे गोरी से। तीसरा युद्ध हुआ 1215 में इल्तुतमिश व यल्तौज के बीच में। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को टाला गया। इसी के समय चंगेज खां आक्रमण करने के लिए आतुर था, और उसके क्योंकि ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को अगर शरण दे देता इल्तुतमिश तो मंगोल आक्रमण होता, और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का अटैक होता और भारत का शकल सूरत कुछ और ही होता। लेकिन इसने उसको शरण नहीं दिया और ये युद्ध जो है टल गया। आपको पूछेगा कि चंगेज खां के अटैक का भय किसके समय था, तो कहिएगा इल्तुतमिश के टाइम में। इसने क्या क्या किया? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। पता है आपको 3 मंजिल जोड़ा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। चांदी का टंका, तांबा का जीतल, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, चांदी का टंका, तांबा का जीतल सिक्का इसने चलाया। एकता प्रणाली इसने शुरू किया। 40 गुलाम सरदारों का एक था एकता प्रणाली। ठीक है, 40 गुलाम सरदार उसमें नहीं, सॉरी 40 एकता प्रणाली तो ज़मीन से संबंधित कर का है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। एकता प्रणाली इसने चलाया। ठीक है, वो क्या था? एक ज़मीन का टैक्स वसूलने का सिस्टम था एकता प्रणाली। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। न्याय हेतु इसने अमीर ए दार और न्याय का घंटा लगवाने का काम किया। अमीर ए दार और न्याय का घंटा लगवाने का। वास्तुकला
आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हौज शमसी और मदरसा ए मुइजी का काम इसने किया। हौज शमसी बनवाया, मदरसा ए मुइजी बनवाया। वास्तुकला में न्याय हेतु अमीर इदारा, न्याय का घंटा। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसको तुर्कान चिहलगामी कहते हैं, और एकता प्रणाली चलाने का इसने काम किया। अब देखते हैं मंगोल। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वो घूमने वाले फिरने वाले एक अर्ध सभ्य जाति थे। मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं को पालना था। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वप्रथम अभाव था। वो माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में 1193 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान श्रापित कहा जाता है। इसका पिता येसु गाय बहादुर था। मंगोल के बारे में भी आपने जाना। अब हम जानेंगे भारत की फर्स्ट मुस्लिम महिला शासिका जिसका नाम है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके, इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी से हटा करके इसको बैठाया गया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह चोंगा और कुलाब यानी टोपी पहन करके राज दरबार में खुले मुँह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी घोड़ा का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को इसने सबसे बड़ी गलती क्या किया रजिया ने? गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो गया। बंदी बनाकर उसे दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। ध्यान दीजिएगा, अल्तुनिया के साथ। इससे शादी के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास की, लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास कर दिया गया डाकुओं के द्वारा। अब हम देखते हैं 1246 से 1266 नसरुद्दीन महमूद के बारे में। अत्यंत सादा जीवन। नसरुद्दीन महमूद इस्लाम के अनुसार कुरान की नकल, टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ठीक है, टोपी सीकर के अपना जीवन यापन करता था। और आपको पता है कि बलबन का क्या था? ये दामाद था नसरुद्दीन महमूद। बलबन इसको नायब ए ममालिकात का उपाधि दिया था। तुर्कियों का विरोध करता था। भारतीय मुसलमान रेहान को नायब बनाया। पुनः बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु जब हो गई तो इसका ससुर जो बलबन था वो गद्दी पर बैठा। और बलबन जो है वो शमसी इलबड़ी वंश का अंतिम शासक था। शमसी इलबड़ी वंश का अंतिम शासक ये था। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। अब जानते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूग खां। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन है ये। देखिए, उलूग खां का उपाधि जो इसको कौन दिया था? इसका दामाद ही दिया था उलूग खां का उपाधि। ठीक है, तो नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूग खां। ठीक है, इलबरी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम 1233 में ग्वालियर विजय के द्वारा खरीदा गया था। इसको इल्तुतमिश का गुलाम था ये। प्रमुख कार्य था मेवाती डाकुओं को समाप्ति किया। लौह और रक्त का नीति बलबन ने अपनाया। लौह और रक्त का नीति बलबन ने क्या क्या किया? पहला नीति क्या आपने देखा? लौह और रक्त का नीति कौन अपनाया? बलबन अपनाया लौह और रक्त का नीति। तुर्कान चिहलगामी का समाप्त कर दिया, यानी 40 गुलामों का जो दल था उसको ख़त्म कर दिया बलबन। वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग बनाया। गुप्तचर विभाग क्या बनाया? वरीद ए मुबालिक। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग जो है इसने बनाया। याद को मैं आपको याद कराता हूँ, अर्ज किया है, सेना में जाना है, तो दीवाने अर्ज नाम का सैन्य विभाग बलबन ने बनाया। नवरोज त्यौहार शुरू किया और सीरी नामक नगर बसाया। तो आपने बलबन के 5 काम देखे। पहला काम क्या देखे आपने? देखा बलबन का पहला काम आपने देखा मेवात डाकुओं की समाप्ति। बलबन का राजस्व सिद्धांत था, ईरानी शासकों से प्रभावित था। तुर्काने चिहलगामी की समाप्ति किया। वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का स्थापना किया। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया। नवरोज त्यौहार शुरू किया। सीरी नामक नगर बसाया। विद्वान इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो अमीर हसन विद्वान इसके दरबार में रहते थे। इसकी मृत्यु जो है 1286 में हो गई। अंतिम शासक कैमुर्स था जो अफगान तुर्क मलिक जमालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का स्थापना, इसके बाद खिलजी वंश का स्थापना होगा। तो अंतिम शासक जो है गुलाम वंश का कौन था? तो कैमुर्स था। अब हम गुलाम वंश के बारे में बलबन के कुछ और जानते हैं। बलबन का दैवीय राजत्व का सिद्धांत। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहा जाए बलबन के द्वारा। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहता था बलबन। खुद को नियामत एक खुदाई कहता था, यानी पैगंबर के बाद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। बोलता पैगंबर के बाद सुल्तान ही सब कुछ है, मैं हूँ पैगंबर के बाद सब कुछ। जिले इलाही कहता था मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि मैं हूँ। इसने जो शुरू किया सिजदा प्रथा किया बलबन ने, यानी घुटनों पर बैठ करके सिर झुकाना होता था, ये सिजदा प्रथा होता था। पैबोस शुरू किया, पैरों को चूमना। सुल्तान की आलोचना कोई नहीं कर सकता है, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है सुल्तान को।
तो नियामत खुदाई यानी पैगंबर के बाद सुल्तान ही सब कुछ है। जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि। सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर झुकना। पैबोस यानी पैरों को चूमना। सुल्तान की आलोचना नहीं हो सकती। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये सब बलबन का कहना है। आइए अब देखते हैं, आपको ये फिल्म याद आ रहा होगा रणबीर कपूर का, कौन हीरो है भाई, खिलजी वंश। अब जानेंगे। सबसे कम समय मात्र 30 साल तक खिलजी वंश। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मुबारक खिलजी। काम खत्म। जानते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानते हैं। 1290 से 1320 टोटल समय था इसका कार्यकाल था इस वंश का, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक था। राजधानी किलोखड़ी यानी कैकुबाद जो है ना, कैकुबाद राजधानी बनाया था किलोखड़ी को। कैकुबाद जो इस वंश का था उसने, कैकुबाद जो था खिलजी वंश का, उसने किलोखड़ी राजधानी बनाया था। 2000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा, ठीक है, और मंगोलपुरी नामक नगर बसाने का काम किया था इसके समय में। दीवाने वक्फ यानी व्यय विभाग बनाते थे। दीवाने वकूफ़, इसने व्यय विभाग बनाया खर्च करने का, तो क्या नाम था, दीवाने वकूफ़। याद कीजिए, बहुत भी है। दीवाने वकूफ़ इसने बनाया, खर्च करने का क्या डिपार्टमेंट बनाया इसने, दीवाने वकूफ़ बनाया। दीवाने वकूफ़ खर्च करने का डिपार्टमेंट बनाया। 1296 में इसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में इसका, प्रयागराज में इसका हत्या कर दिया। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। 1296 से 1316 तक, ठीक है, इसने शासन किया। इसने क्या किया, 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन का लाल महल जो है दिल्ली में, उसमें इसने अपना सुल्तान का उपाधि लिया। सिकंदर सानी कहता था अपने आप को। यामिनी उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मोममीन का उपाधि लिया था। तीन उपाधि था, सिकंदर सानी, यामिनी उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मोममीन। शासन में क्या था, आर्थिक व सैनिक सुधार किया। देवीय राजत्व सिद्धांत को, निरंकुशवाद को इसने चलाने का काम किया। बलबन से मिलता जुलता इसका विचार था। सैन्य सुधार, अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी नीति अपना था, सशक्त सैन्य बल रखता था। सशक्त सैन्य बल का स्थापना अस्थायी सेना करके किया इसने। नगद वेतन देने का काम किया। बृहत आर्थिक सुधारों का आधार बनाया और हुलिया व दाग प्रथा शुरू किया। हुलिया व दाग प्रथा। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बलों का गठन कर दिया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बलों का गठन कर दिया। कोतवाल यानी किला के रक्षक के रूप में कोतवाल का नियुक्ति करने का काम किया। आर्थिक सुधार, जानकारी मिलता है तारीख़ फिरोज शाही से आर्थिक सुधार के बारे में। प्रमुख आधार था साम्राज्यवादी नीति, अधिक से अधिक राजकोष की ओर प्राप्ति पर जो। राजस्व नीति में था भूमि की पैमाइश कर लगान वसूलता था। जैसे इकाई में बांट दिया था बिस्बा में, विभाग को बांट दिया था। दीवाने मुक्त खराज इसने कर के लिए बनाया था, याद रखिए, बहुत भी आई। टैक्स के लिए दीवाने मुक्त खराज। और दीवाने रियासत आर्थिक इकाई था, आर्थिक इकाई दीवाने रियासत बनाया था। बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए जाना जाता है। आधार व कारण साम्राज्यवाद और कम वेतन पर बड़ी सेना रखना। जानकारी, तारीख़ फिरोज शाही के, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख़ फिरोज शाही में जानकारी मिलती है। खजाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फुतूह से जानकारी मिलती है इसके बारे में। फुतूह उस सलातीन इसामी की रचना से जानकारी मिलती है। तो आप इसको बहुत भी करके याद करेंगे कि तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना से जानकारी मिलती है। फुतूह उस सलातीन इसामी की रचना से जानकारी मिलती है। अब देखते हैं व्यवस्था। वस्तुओं के दाम राज्य द्वारा तय होता था। माप तोल का मानकीकरण किया, यानी 100 ग्राम अगर आपने कम सामान दिया तो आपके शरीर से कहा था कि 100 ग्राम मांस काट लो, ठीक है। वस्तु के दाम जो है, जैसे मिलिट्री सिस्टम हमारे यहाँ जो कैंटीन सिस्टम इस तरह का, इसने सबके लिए, सेना और आम नागरिक के लिए खाना पीना सस्ता कर दिया था। और समझते हैं इसके बारे में। कार्य प्रणाली, मंडियों का गठन किया। गल्ला या अनाज के लिए सराय अदल बनाया। मवेशी व गुलाम के लिए बंदगा बनाया। मंडी प्रमुख सहनाए मंडी कहलाता था। मलिक कबूल को बनाया सहनाए मंडी। सहनाए मंडी अधिकारी होता था। वरीद ए मुनहियार, सहनाए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। वरीद व मुनहियर जो है गुप्तचर होता था। नाजीर होता था माप तोल का अधिकारी। पड़वाना नवीस होता था परमिट का अधिकारी। मुहतसिब होता था सेंसर अधिकारी। तो ये सारा का सारा आप याद कर लेंगे। वास्तुकला, इसने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनवाया। इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहा जाता है इसके अलाई दरवाज़ा को। सीरी का किला बनवाया। 1000 खंबा महल बनवाया। जमैयत खाना मस्जिद बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बनवाया। इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो जो था, पांड्य राज का यात्रा 1273 में किया था, ठीक है। तो यूरोपीय यात्री मार्को पोलो जो है
इसके समय के यात्री थे। अब साम्राज्य विस्तार देखते हैं। गुलाम मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा और देवगिरी और वारंगल आदि पर अभियान करवाया। वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा ले लिया। इसने वारंगल के शासक रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा ले लिया। इसके जो मलिक काफूर था उसने चित्तौड़ अभियान किया। राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत का रचना किए थे, कहानी आपको पता है। फिर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था और गुजरात विजय 1298 के बाद नुसरत खां से खरीदा था। गुजरात विजय के दौरान 1298 नुसरत खां से इसने मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अब मृत्यु जनवरी 1316 में मृत्यु हो गई। फिर मुबारक खिलजी बना 1316 से 20, स्वयं को खलीफा का स्त्री वस्त्र पहन लेता था। उल इमाम खलाफत उल अल्लाह कहता था अपने आप को। नसरुद्दीन खुसरो खां मूल रूप से हिंदू था। पैगंबर का सेनापति अपने को कहता था। मालिक गाजी मलिक के नाम से तुगलक वंश का स्थापना किया था। तुगलक वंश का स्थापना कौन किया? नसरुद्दीन खुसरो खां, जो गाजी मलिक के नाम से पैगंबर का सेनापति अपने आप को कहता था। तुगलक वंश, गाजी मलिक ने तुगलक वंश का स्थापना किया। अब हमने गुलाम पढ़ा, खिलजी बना, अब हम तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश आपको पता है सर्वाधिक समय तक चला। तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक चला, जिसमें बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन तुगलक। हम जानेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक सितंबर 1320 में खुसरो खां को हरा करके दिल्ली में तुगलक वंश का स्थापना किया। सामान्य जानकारी, तुर्की पिता व हिंदू माता से उत्पन्न था। गयासुद्दीन तुगलक तुर्की इसका पिता था, हिंदू इसकी माता थी। उपाधि इसने लिया गाजी का, प्रथम सुल्तान जो गाजी का उपाधि लिया। अब मलिक उल गाजी, ठीक है। मंगोल विजय के बाद इसने मलिक उल गाजी का उपाधि लिया, उससे पहले गाजी का उपाधि लिया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। नहर निर्माण में डाक व्यवस्था शुरू किया। पहला मतलब नहर बनाने वाला गयासुद्दीन तुगलक ही था। तुगलकाबाद नगर व 56 कोट दुर्ग रोमन शैली में स्थापित किया। अनावश्यक धन वापसी लोगों को कर दिया। निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हो गया। गयासुद्दीन तुगलक का, तुगलक वंश का जो फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, इसका निजामुद्दीन औलिया से विवाद हो गया। तो निजामुद्दीन औलिया के बोला कि मैं दिल्ली जब तक पहुंचूं तब तक तो दिल्ली खाली करके यहाँ से निकल ले। बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ती, तुम दिल्ली पहुँचोगे तब ना हमको दिल्ली खाली कराओगे। और होता है घटना कि 1325 में जूना खां जो है द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल में, ठीक है, ये दब के मर जाता है। इसका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इतिहास का सबसे पगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1325 में पिता गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद ये शासक बना। अन्य नाम था उलूग खां और जूना खां। वही जूना खां जो कहते हैं, जूना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में गिर के मर गया। दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित था। नीतियों में विफलता थी, लेकिन स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान इसको कहा जाता था। 5 विवादास्पद काम के कारण ये चर्चा में रहा। 5 विवादास्पद काम इसके क्या थे? तो एक काम था दोआब कर में वृद्धि किया। मान लीजिए कि 100% जो दोआब कर था उसको 150% कर दिया। सोचिए कितना महंगा कर दिया। तो इसने कहाँ किया? तो गंगा और यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ इसने दोआब कर में वृद्धि किया, ठीक है। फिर इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी यहाँ पर दिल्ली था, राजधानी को यहाँ पे ले आया, दौलताबाद ले आया, मुंबई में, महाराष्ट्र में ले आया। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले आया, दिल्ली से दौलताबाद ले आया राजधानी। 14 वर्ष के बाद पुनः जो है दौलताबाद से राजधानी दिल्ली ले गया। इस प्रशासनिक आवागमन में ढेर सारे अधिकारियों और व्यापारियों को नुकसान हुआ। सबने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सांकेतिक मुद्रा इसने करेंसी मतलब नॉमिकल करेंसी शुरू किया। कांसा और तांबे के सिक्के चांदी के स्थान पर इसने चला दिया। एडवर्ड थॉमसन मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मणियर्स यानी सिक्का ढालने वाला राजकुमार या मणियारों का राजकुमार कहने का काम किया था एडवर्ड थॉमसन ने। कराची अभियान इसने किया था। इसने बहुत सारा सेना रख लिया था। सोना के सेना को कहाँ खपाएं, कौन काम करवाएं, सेना को भी दिया। कराची अभियान हिमालय में, हिमालय की तरफ ट्रेंड सेना थी, इसको हरा दिया इसके पूरे सेना को। फिर इसने मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए खुरासान अभियान किया, वो भी अभियान इसका विफल हो गया। इस तरह से ये पूरी तरह से अटकता भटकता इसका कहानी रहा। कृषि सुधार, दीवाने कोही नामक विभाग बनाया, अमीर ए कोही, दीवाने कोही नामक विभाग अमीर ए कोही बनाया। फसल चक्र प्रणाली, क्रॉप पैटर्न शुरू किया। अकाल संहिता बनाया। तकाबी ऋण देना शुरू किया, अग्रिम कर्ज किसानों को। उसी तरह से बात करें कुछ तो बलबन जो है, हम बात करते हैं बलबन की, तो बलबन जो है, ठीक है, बलबन ने
दीवाने अर्ज नाम का विभाग बनाया था बलबन ने, दीवाने अर्ज सेना के लिए। जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने वकूफ़ बनाया था व्यय विभाग, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ व्यय विभाग। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत आर्थिक सुधार के लिए, दीवाने मुक्त खराज कर के लिए विभाग बनाने का काम किया था। अन्य साम्राज्य हम देखते हैं, सर्वाधिक विरोध जो है इसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो विरोध हुआ, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर लिया। 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह का, तो उसने बहमनी राज बनाया। और 1351 में थट्टा सिंध में इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। 1333 में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1342 में आया था। इब्न बतूता को इसने काजी बनाया था और इसका चर्चा उसके पुस्तक रेहला में है। जैन साधु जीन प्रभु सूरी को इसने सम्मान दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का तूती नामक पुस्तक में फारसी अनुवाद किया। ठीक है, इसी के समय सारा चीज़ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली या उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और वह सुल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर के शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरा बनवाने का काम किया। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार जब मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा में मर गया 1351 में, तो वहाँ पे राज्याभिषेक करवा लिया फिरोज शाह तुगलक, और दोबारा दिल्ली में करवा लिया। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ। खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन का उपाधि लिया। कौन सा उपाधि लिया? कासिम अमीर उल मोमिनीन का उपाधि लिया। अब हम बात करते हैं राजस्व संबंधी सुधार। जैसे बहुत सारे टैक्स को खत्म करके जीएसटी भारत में आया है, इसी तरह से 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके इसने 4 कर लेने का काम किया। वो 4 कर कौन कौन थे? तो उसने जजिया कर, ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लेने लगा। पहले उसे हिंदू से जजिया कर लिया जाता था, ब्राह्मण से नहीं, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक हो गया फिरोज शाह तुगलक। स्त्री, वृद्ध व विकलांग से नहीं लेता था। जकात कर जो है धनी मुस्लिम से लिया जाता था। जकात कर खुम्स होता था लूट का धन, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता था? 80% लेता था, 20% सैनिक को दे देता था लूट के धन में। और खराज कर जो है गैर मुसलमानों पर भू राजस्व था, खराज कर। हक ए सर्ब सिंचाई कर उपज का 1/10 ये लेता था। 5 बड़ा नहर बनवाया था। नहर बनाने इतना खर्च हुआ होगा तो क्यों नहीं लेगा, सिंचाई कर लेता था 1/10। इसने चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी, जिसे अर्धा व बिख कहा जाता था। किसानों के तकाबी ऋण को इसने क्या किया? माफ़ करने का काम किया। प्रमुख विभाग, मुस्लिम विधवा स्त्री की सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात बनाया। दासों में सर्वाधिक दास दीवाने बंदगान रखा था, 1,80,000 दास रखा था इसने। निःशुल्क अस्पताल चला इसको, दारुल सफ़ा हर रोग दफ़ा, दारुल सफ़ा अस्पताल। पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक वृद्ध पेंशन विभाग बनाया था। लोक निर्माण व रोजगार विभाग भी बनाने का काम किया था। मुस्लिम विधवा स्त्री सहायता के लिए दीवाने खैरात, दासों के लिए सर्वाधिक दास रखा था, दीवाने बंदगान, निःशुल्क अस्पताल, दारुल सफ़ा, पेंशन विभाग, दीवाने इस्तिहाक, ये सब इसने बनवाने का काम किया। अमीर व सैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। आत्मकथा इसका फतुहाते फिरोज शाही है, यानी इसने अपना आत्मकथा भी लिखा है, फतुहाते फिरोज शाही। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, फतवा है जहांगीरी, जहांदारी तारीख है फिरोज शाही के चर्चा करते हैं। शम्स सिराज भी इतिहासकार इसके दरबार में थे, जियाउद्दीन बर्नी थे। और 300 नए नगर इसने बनाया, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद। और वास्तुकार इसके समय था मलिक गाजी सहना। इसके शासनकाल में खिजाबाद यानी टोपड़ा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया गया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवा दिया। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। 1200 बागानों का निर्माण कराया। राज्य के खर्च पर हज भेजने का काम किया लोगों को। पर्दा प्रथा व स्त्रियों के मजार जाने पर रोक लगा दिया। हेनरी इलियट ने सल्तनत काल का अकबर इसको कहा है। हेनरी इलियट ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है। हेनरी इलियट ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है। हेनरी इलियट ने इसको सल्तनत काल का। फिरोज काल में फिरोज शाह के काल में निर्मित खान ए जहां तेलांगिरी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया जाता है।
प्रथम शासक जिसने इस्लाम शरीयत को शासक का आधार बनाया। अस्थाई सेना दाग प्रथा का त्याग किया इसने। अस्थाई सेना रखा, अस्थाई सेना और दाग प्रथा का इसने त्याग कर दिया। अस्थाई सेना तो अलाउद्दीन खिलजी रखा था। मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी उदारवादी शासक था ये। मृत्यु, दिल्ली सल्तनत का पतन। नसरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक बना 1394 से 1414। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और इसका सहायक था ख्रीज खां। तो तैमूर लंग जब गया तो इसने ख्रीज खां को दे दिया और ख्रीज खां ने क्या किया, सैयद वंश का स्थापना किया ख्रीज खां ने। दिल्ली सल्तनत का अब तक जो मुसलमान हम पढ़ रहे थे वो सुन्नी था, ये शिया मुसलमान था। पहला शिया मुसलमान था ख्रीज खां। तो इसने कौन सा वंश का स्थापना किया, तो अब हो गया सैयद वंश का स्थापना दिल्ली में हो चुका है। सैयद वंश का स्थापना। सैयद वंश के बारे में जानते हैं। दिल्ली का एकमात्र शिया वंश ख्रीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ख्रीज खां सैयद वंश का संस्थापक था। सुल्तान के स्थान पर रैयत ए आला का उपाधि रख के लेकर अपना काम चला लिया। तैमूर लंग ने भारत पर आकर इसको शासन सौंपा था और तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये समय समय पर टैक्स भेजता था ख्रीज का। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। उसके बाद मुबारक शाह यमुना के किनारे मुबारकाबाद नाम का नगर बसाया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ फिरोज मुबारका शाही में इसका चर्चा है मुबारक शाह के बारे में। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। बहलोल लोदी द्वारा इसके बाद लोदी वंश का स्थापना कर लिया गया। अब लोदी वंश देखते हैं। 1451 से 1526। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक कौन किया, बहलोल लोदी किया। 38 साल तक शासन किया बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी नाम निजाम खां 1504 में आगरा नाम का नगर बसाया। जो आगरा जब देखते इसी ने बनाया था। 1506 में राजधानी बनाया आगरा को। भूमि मापन की इसने गजे सिकंदरी चलाया था। आधार शेर शाह सूरी से लिया था और अनाज से कर हटा देने का काम किया था सिकंदर लोदी ने। साहित्य के क्षेत्र में सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी नाम से कविता आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी अनुवाद करवा दिया फरहंग ए सिकंदरी नाम से आयुर्वेदिक ग्रंथ का। गायन ग्रंथ में इसने लज्जत ए सिकंदर शाही को भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ बना दिया। वास्तुकला दिल्ली में इसने बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाने का काम किया। मोठ मस्जिद यानी मियाँ भुआ बनवाने का काम किया। मृत्यु सल्तनत काल का अंतिम महान शासक था, इसकी मृत्यु हो गई 1517 में। उसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक 1517 से 1526। आपको पता है कि अब कौन सा युद्ध होगा। गयासुद्दीन ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया 1517 में। खतौली का युद्ध हुआ। खतौली का युद्ध हुआ कब, इतना बड़ा सा हो गया कलम, इसको छोटा करने दीजिए। खतौली का युद्ध हुआ मालवा विजय हेतु इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें विजय राणा सांगा का हुआ। दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी जो है इसका विरोधी था और काबुल शासक बाबर को इसने, दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी जो है इसका जो है, फिर से देखिए इब्राहिम लोदी, एक मिनट, दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंतिम शासक। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया 1517 में। खतौली का युद्ध हुआ 1518 में मालवा हेतु, इसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा इसमें विजय हो गया। दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी इसका विरोधी था और काबुल शासक बाबर को दौलत खां लोदी आलम खां लोदी ने क्या किया था, हराने का काम किया था। अब आते हैं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया, कुशल शासक था, इस कारण उसकी विजय हो गया। भारत में मुगल वंश का अब स्थापना हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी इसका विरोधी था। उसने काबुल शासक बाबर को, इसने क्या किया, काबुल शासक बाबर को भारत में बुलाया था, ठीक है, और बाबर से इसका पता है आपको, इब्राहिम लोदी का लड़ाई हो गया। सल्तनत कालीन प्रशासन, प्रमुख सुल्तान था, प्रमुख चीफ था सुल्तान, सहायता मंत्रिपरिषद मजलिस से खलबत के किया जाता था। केंद्र में सुल्तान होता था सब कुछ। प्रांत यानी इक्ता जो है नायब वली मुक्ति कहलाता था। जिला को सिख कहते थे, उसका प्रमुख सिकदार होता था। परगना के अधिकारी आमिल कहलाते थे। ग्राम में खुत या मुकद्दम नाम के अधिकारी होते थे। प्रमुख मंत्री व उसके विभाग, दीवाने बिजारत
वजीर होता था प्रमुख, विशेषता था सामान्य व राजस्व विभाग। दीवाने अर्ज सेना का विभाग होता था, बलबन स्थापित किया था, उसका प्रमुख होता था आरिज ए मुमालिक। दीवाने इंसा ये प्रमुख होता था, दबीर ए मुबालिक इसका प्रमुख होता था, पत्रचार विभाग होता था दीवाने इंसा। दीवाने रसातल ये विदेशी विभाग होता था, सद्र उस सुदूर उसको देखता था, न्याय के लिए न्याय, और काजी उल कुजात होता था, गुप्तचर विभाग था, बरीद ए मुबालिक उसका प्रमुख था। अन्य विभाग दीवाने मुख्त खराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये सब बहुत VVI है, पूरा याद कर लेना है। दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखना पड़ेगा। प्रमुख अधिकारी अमीर ए आखूर सेना का विभाग। बरीद होता था दूत। नायब ए ममलिकात होता था एतदीन प्रथम बहराम शाह था नायब ममलिकात। खुसरो खां जो है अंतिम था, नायब ममलिकात का पद लिया था। राजस्व प्रशासन भूमि के प्रकार खालसा भूमि होता था, सरकारी भूमि, इक्ता होता था, निजी भूमि। ठीक है, भूमि की नाप जोख करने के बाद भूमि का नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर इसका निकाला जाता था। लगान का निर्धारण होता था, इसके मसाहत कहते थे। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के रूप में प्रसिद्ध था देवल। राजस्व कर व्यवस्था उस्र होता था, मुसलमानों से लिया जाता था कर। खराज होता था गैर मुसलमानों से। जकात होता था मुसलमानों पे धार्मिक कर। संपत्ति का 40वां जजिया होता था गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल कहा गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य विभाग का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलीफ तथा अरनाद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्क, अरब व रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। सल्तनत कालीन वास्तुकला कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। इस मस्जिद की दीवार पर विग्रहराज चतुर्दराचित संस्कृत नाटक है। हरिकेली के अंश उत्तीर्ण यह पहले बौद्ध व संस्कृत विद्यालय था। इल्तुतमिश कुतुब मीनार बनवाया दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्क्रैंच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। हौज ए शमसी बदायूं का जो है इसी के समय में चर्चा है। बलबन का मकबरा दिल्ली में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा। लाल महल दिल्ली में बलबन ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। सीरी का नहर दिल्ली में। हजार खंबा महल दिल्ली में। हाज ए खौस दिल्ली में। जमायत खाना मस्जिद दिल्ली में। साहित्य व संगीत प्रशासनिक भाषा फारसी यूज होता था। गुलाम वंश में कौन था? फारसी भाषा। प्रमुख पुस्तकें चचनामा अली अहमद अरबी भाषा में। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी। तारीख़ यामनी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी का रचना है। तारीख़ यामनी। सियासत नामा निजामुद्दीन नियामुल मुल्क तुसी इक्तादारी व्यवस्था की जानकारी। शाहनामा फिरदौसी का रचना है महमूद गजनबी के टाइम। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत और फिरदौसी को पूर्व का तोमर कहा जाता है। ताज उल मासीर हसन निजामी की रचना है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास। तबकात नासिरी मिनहास उस सिराज की रचना है। तबकात नासिरी मिनहास उस सिराज की रचना है। अमीर खुसरो अबुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो कहते हैं। मूल नाम था मोहम्मद हसन। जन्म हुआ था 1253 में। कहाँ जन्म हुआ था? तो पटियाली में। मृत्यु हुआ था 1325 में। गुरु सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया गुरु थे। उपाधि था तूतिए हिंद व तुर्कल्ला। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का समय देखे थे। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। खड़ी बोली सितार व तबला का जनक। कव्वाली के पिता। गजल शैली के पिता। उर्दू साहित्य के पिता। किरान उल सादेन खुसरो की पहली पुस्तक। आशिका देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिरिज खां की प्रेम कथा। नूह सिपिहलार अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी का वर्णन है। तारीख़ अलाई खजाइन उल फुतूह तारीख अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान का जानकारी उसमें है। तुगलकनामा अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ गयासुद्दीन तुगलक के समय में। तुगलकनामा। विजयनगर साम्राज्य में हम 4 साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। संगम वंश आपको पता है हरिहर बुक का फाउंडर है। सालुब वंश सालुब नरसिंह। तुलुब वंश सबसे इंपॉर्टेंट वीर नरसिंह। और अराबिडू वंश तिरुमल फाउंडर था। अब देखते हैं संगम वंश। प्रथम शासक हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रौढ़ देवराय। परिचय
विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से किया। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। प्रमुख तत्व: बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा कारक का उपाधि लिया था। बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज का उपाधि लिया था। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के समय आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था जिससे जल की कमी को दूर किया जा सके, नहर में पानी लाया जा सके। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानायक, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का काम किया। अब आते हैं तुलुप वंश। फाउंडर था संगम सुलुप। देखिए, सुलुप कोई बड़ा चर्चा है नहीं, संगम सुलुप हम तुलुप देखते हैं। तुलुप का फाउंडर वीर नरसिंह कृष्णदेवराय महत्वपूर्ण शासक 1509 से 1530। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दौरान में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, अष्टदिग्गज कहते थे। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु के अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम का रचना किया। पांडुरंग महामत्स्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने किया। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर व विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। नागलपुर नगर हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, विरूपाक्ष मंदिर। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह का उपाधि लिया था। अंतिम शासक था इसका सदाशिव। अब आते हैं जिस युद्ध ने इस पूरे वंश को ही खत्म कर दिया उसके बारे में जानते हैं। बन्नी हाटी राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को। विजयनगर साम्राज्य था, इसका राजा राम राय लड़ रहा था। इधर से दक्षिणी संघ बना लिए थे जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा था। और अली आदिल शाह इसका कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। इसी युद्ध ने क्या किया? उस वंश को खत्म कर दिया। अब अंतिम वंश उसका देखते हैं, अराबिडू वंश। फाउंडर तिरुमल, अंतिम शासक रंगा तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश। अराबिडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 में मैसूर राज्य का स्थापना किया था। प्रशासन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र होता था सेंट्रल, उसके नीचे में प्रांत होता था प्रोविंस, उसके बाद होता था जिला जिसको कोट्टम या बलनाडु कहते थे, प्रांत को मंडल कहते थे, तहसील होता जिसको मेला ग्राम कहते थे और ग्राम को ऊर कहते थे। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये वस्तुतः भूस्वामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देते थे जो अमड़म कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, भू राजस्व की उपज का 1/6 भाग था। उम्बली कर होता था, ग्राम में विशेष सेवाओं में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को उम्बली कहते थे। रक्त कोड़गे, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहते थे। कुट्टगी, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते उस कुट्टगी कहते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वैश्वेक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। व्यापारी जो है उसको चेट्टी कहते थे। आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बांटा गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त होते थे जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। वह अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त कर मुक्त भूमि दिया जाता था। इनका पद आनुवंशिक था। इस पद पर वो बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर में कोई भी संपत्ति न अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जाती थी न ही दान की जाती थी। अब हम देखते हैं बहमनी वंश। संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में संस्थापना किया था। हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह ने, जफर खान भी कहते हैं, स्थापना किया था। राजधानी गुलबर्गा था। राजभाषा था मराठी बहमनी वंश का। फतूह उस सलातीन का लेखक इसामी इसके बारे में जानकारी देता है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह प्रथम सुल्तान बना जो इसके समय में ही बारूद का प्रयोग सबसे पहले बुक्का के विरुद्ध किया गया था। बारूद का प्रयोग। चौल और
चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री बनाया था। 1470 में रूसी यात्री निकितीन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। इसमें बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय शासन कर रहा था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बंट गया। इसके मृत्यु के बाद वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन थे, आइए देखते हैं। वो 5 स्वतंत्र राज्य थे। बीजापुर, उसका संस्थापक था आदिल शाही वंश था मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर आदिल शाही वंश यूसुफ आदिल शाह 1489। अहमदनगर निजाम शाही वंश था मलिक अहमद 1490। बड़ार इमाद शाही वंश फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह 1512 में। बीदर बरीद शाही वंश अमीर उल बरीद 1526 में। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य देखते हैं। जौनपुर, जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खाया मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश का स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने किया था। जौनपुर के प्रमुख अन्य शासक थे मुबारक शाह, शमफुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह। अंतिम शासक था हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के पश्चात जौनपुर पर बहलू लोदी ने कब्जा कर लिया। इब्राहिम लोदी के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के विकास के समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। बंगाल, बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य मुबारक शाह ने बना दिया। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। जलालुद्दीन के शासनकाल में कृतिवास ने बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किया। बंगाल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर ने आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। नुसरत शाह की चर्चा तुजुके बाबरी में मिलती है। मालवा, शासक दिलावर खां, हुसंग शाह, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी, महमूद शाह द्वितीय। संस्थापक था दिलावर खां ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग आक्रमण के समय काल में स्वतंत्र होकर इसने मालवा का स्थापना किया था। हुसंग शाह, अल्प खां भी बोलते हैं, 1405 में मालवा का शासक बना। राजधानी धार से मांडू किया। वास्तुकला में मांडू का किला, हिंडोला भवन, जामा मस्जिद, हुसंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का ताजमहल इसको कहते हैं। होशंगाबाद का स्थापना करने का काम किया। होशंगाबाद के वजीर महमूद शाह ने मालवा को खिलजी वंश के होशंग शाह के वजीर महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश का स्थापना किया। महमूद खिलजी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। राणा कुंभा चित्तौड़ में इस युद्ध के बाद कीर्ति स्तंभ बनवाया। महमूद खिलजी 7 मंजिला स्तंभ मांडू में बनवाया था महमूद खिलजी। अन्य तथ्य, मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। बाज बहादुर और रूपमती महल नुसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया। अब आते हैं मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का स्थापना किया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य मिला लिया। आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, फिर अगला वीडियो में आगे चलते हैं।